हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे टॉपिक को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के टॉपिक को। हम लोगों ने बात किया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके मीनिंग को हमने डिस्कस किया और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के फॉर्मूले को हम लोगों ने और डिराइव किया हुआ था। हमने ये जाना कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ओके, अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ये भी बात किया कि मल्टीप्लायर जो होता है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। हम लोगों ने देखा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ये रेशियो है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। और हम लोगों ने ये भी देखा कि मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। और इनके इस डायरेक्ट रिलेशनशिप को जब हम लोगों ने सिंबॉलिक फॉर्म में देखा था तो हमें एक फॉर्मूला मिला जहाँ पे k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC आता है। अब आज हम लोग बात कर लेते हैं कि मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बीच में क्या संबंध है। जैसे हम लोगों ने एक देखा कि मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बीच में क्या रिलेशनशिप है। एक और टर्म आता है दैट इज मल्टीप्लायर एंड MPS, और हमें इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप जानना है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है सबसे पहले तो हम वो जान लेते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बीच में। क्यों और कैसे? तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी बात पे बेस्ड है कि एक पर्सन का जो भी एक्सपेंडिचर है वही अगले व्यक्ति की इनकम होगी। तो अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि सेविंग्स जो हैं अगर वो ज़्यादा होंगे मतलब व्यक्ति कंजम्पशन कम कर रहा है, और कंजम्पशन जितना कम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उतना ही ज़्यादा कम होगा। तो अगर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच सेविंग और मल्टीप्लायर के बीच में रिलेशनशिप देखें तो इन्वर्स रिलेशनशिप दिखता है। ठीक इसी तरह से वाइस वर्सा है, अगर सेविंग्स कम है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कम है विच मीन्स कंजम्पशन अधिक है, और अगर कंजम्पशन अधिक तो मल्टीप्लायर का वैल्यू भी क्या होगा, अधिक होगा। तो सेविंग्स और मल्टीप्लायर के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मल्टीप्लायर के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप, जबकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीप्लायर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। अब इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को हम लोगों ने ऐसे टेक्सचुअल फॉर्म में डिस्कस किया। अब अगर हम इनका भी अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन देखें या फिर अलजेब्रिक रिलेशनशिप अगर हम देखना चाहें तो इसको भी हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में देख सकते हैं। एंड द इक्वेशन इज व्हाट वी नो, सो वी नो दैट, हम लोगों ने कल के क्लास में भी देखा है, वी नो दैट multiplier is directly related with the marginal propensity to consume, डायरेक्टली रिलेटेड है। सो अकॉर्डिंगली जब हम बात करते हैं marginal propensity to save and marginal propensity to consume, then we also know that
तो हम ये भी रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बराबर क्या होता है 1। ये रिलेशनशिप हम लोगों ने पढ़ा था। अब इन्हीं रिलेशनशिप को हम थोड़ा सा और अगर इसको और हम एक्सप्लेन करें तो क्या हो जाएगा। अगर इसी रिलेशनशिप में हम MPS बराबर लिखें तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस MPC। MPS बराबर 1 माइनस MPC, ये भी एक रिलेशनशिप हुआ। अब इसको अगर हम इस इक्वेशन में मान लो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 में पुट करें तो क्या मिलेगा, K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS। 1 माइनस MPC की जगह पे MPS तो लिख सकते हैं बिकॉज ये दोनों टर्म्स बराबर हैं। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लायर जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ डायरेक्टली रिलेटेड इन्वर्सली रिलेटेड होता है। जितना ज़्यादा सेविंग्स होगा उतना ही मल्टीप्लायर का वैल्यू घटेगा और जितना कम सेविंग्स होगा उतना ही मल्टीप्लायर का वैल्यू अधिक होगा। तो ये तो हो गई भाई रिलेशनशिप की बात बिटवीन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मल्टीप्लायर। अब इस रिलेशनशिप को हम लोगों ने देख लिया है और इसी के साथ मल्टीप्लायर के जितने भी रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो ये सब हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। एक दो चीज़ें और मल्टीप्लायर के वैल्यू के बारे में हैं जो आप समझ लें कि मल्टीप्लायर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो हम सब ने देखा कि मल्टीप्लायर जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। तो MPC का वैल्यू क्या होगा कि मल्टीप्लायर का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगा। तो इस बात को देखो, जब भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू 1 होगा, अगर MPC 1 के बराबर है, जितना चेंज 1 के बराबर है मतलब क्या, जितना चेंज इनकम में होगा अगर उतना ही चेंज कंजम्पशन में भी हो जाएगा तब आपका MPC का वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। और जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 होगा तो आप देखो मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा। ये है फॉर्मूला 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 गिव्स इन्फिनिटी। तो मल्टीप्लायर का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो मल्टीप्लायर मैक्सिमम कब, जब इकोनॉमी में जितना भी एडिशनल इनकम है वो सारा का सारा लोगों के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा। नॉट इवन अ बिट ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड, ना ही 1% भी एडिशनल इनकम सेव होगा, तब आपका मल्टीप्लायर जो है वो मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम मीन्स कितना होगा वैल्यू, तो इन्फिनिटी होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि MPC क्या होगा या सिंपल कि मल्टीप्लायर का वैल्यू मैक्सिमम कब, तो मल्टीप्लायर का वैल्यू मैक्सिमम तब जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू 1 के बराबर होगा। ठीक उसी तरह से अगर हो कि MPC का वैल्यू मिनिमम कब, मल्टीप्लायर का वैल्यू मिनिमम कब होगा, तो हमको पता है मल्टीप्लायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे डिपेंड करता है। तो अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू 0 होगा तो उस केस में क्या होगा, देखो K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, 1 माइनस 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1, वैल्यू कितना हो जाएगा मल्टीप्लायर का, वैल्यू कितना हो जाएगा मल्टीप्लायर का, 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। तो मल्टीप्लायर का वैल्यू मिनिमम होगा 1, कब, जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा 0। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब 0 कब, तो मतलब जितना चेंज इनकम में हुआ, अगर कंजम्पशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ तब आपका MPC जो है वो 0 होगा। और MPC 0 मतलब मल्टीप्लायर का वैल्यू 1 विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर।
सो दीज आर द फंक्शनिंग ऑफ मल्टीप्लायर। इस तरह से मल्टीप्लायर काम करता है। और ये सब आपको याद रखना है कि मल्टीप्लायर मैक्सिमम कब हो जाएगा, मिनिमम कब हो जाएगा। तो बस आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है कि मल्टीप्लायर डिपेंड करता ही है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे डायरेक्टली। तो जितना ज़्यादा होगा एमपीसी का वैल्यू उतना ही अधिक होगा मल्टीप्लायर, और जितना कम में क्या, ज़ीरो, तो ज़ीरो होगा तो आपका जो मल्टीप्लायर है उसका वैल्यू भी हो जाएगा मिनिमम। इसी के साथ जो रिलेशनशिप्स थे मल्टीप्लायर के विद दी एमपीसी एंड एमपीएस वो यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है। और अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है। हालांकि ये बात हम जानते हैं थियोटिकली कि एक बंदा खर्च करेगा अगले का वही इनकम बनेगा। इसकी वर्किंग को और बेहतर तरीके से सीखते हुए हम लोग एक टैबुलर फॉर्म में टैबुलर प्रेजेंटेशन कर लेते हैं और देख लेते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर की जो वर्किंग हम देखेंगे इसमें हमने क्या, तो सबसे पहला तो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इसी बात पे बेस्ड है, वन पर्सनस एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सनस इनकम। एंड यहाँ पे हम लोग जो भी बात कर रहे हैं मल्टीप्लायर के बारे में, तो यहाँ पे हमने एमपीसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम सबसे पहले, और उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमें एमपीसी चाहिए और इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो हम सेट करेंगे। तो यहाँ मैं डायरेक्टली एक टेबल बनाती हूँ जिसमें हम वर्किंग देखेंगे। पहले मैं टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने अज्यूम करनी है। सबसे पहले कॉलम में हम राउंड ले लेते हैं, कितने राउंड में सारी चीज़ें हो रही हैं। आफ्टर दैट हम ले लेते हैं इंक्रीज इन इनकम। सबसे पहले हम ले लेंगे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, फिर हम बात करेंगे इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड इंक्रीज इन सेविंग। देयर इज सम एजम्पशंस जो हम लोगों ने इसमें लिया हुआ है। सबसे पहला बात, सपोज कर रहे हैं हम लोग कि इनकम में जो चेंज हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट में जो चेंज हो रहा है वो 100 करोड़ का है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0.90 है, विच इज़ 90% ऑफ द इनकम। इंक्रीमेंटल इनकम में जितना भी इंक्रीज हो रहा है उसका 90% कंजम्पशन कर लिया जाएगा। ये हमने अज्यूम कर लिया है ऑलरेडी। अब देखिए कि क्या चल रहा है। सपोज कर रहे हैं हम लोग कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो फर्स्ट राउंड है और इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ, 100 करोड़ का। अब जब 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, विच मीन्स कि 100 करोड़ का क्या हुआ, इनकम जनरेट हो गया। ठीक है, इनकम 100 करोड़ का जनरेट हुआ तो एमपीसी अज्यूम किया गया है कितना, कि 0.90% है। तो 100 का 0.90% कितना होगा, 90 करोड़। तो 90 करोड़ जो है वो क्या हो रहा है, आपका कंजम्पशन हो रहा है, और 100 में से 90 करोड़ कंज्यूम कर लिया गया, रेस्ट जो बचा 10 करोड़ वो क्या हो गया, सेव हो गया। फिर क्या होगा कि वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन्स इनकम। ये 90 करोड़ जो
कंज्यूम किए गए विच मीन्स खर्च कर दिए गए, तो 90 करोड़ फिर से क्या हुआ, इनकम जनरेट हो गया। अब इनकम फिर से जनरेट हुआ तो इसका क्या होगा, तो इनकम जितना है उसका 90% फिर से क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो 81 करोड़ जो है वो वापस से क्या किया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा, और रेस्ट जो है वो आपका सेव कर लिया जाएगा। अब देखिए 81 करोड़ जो है वो कंज्यूम किया गया, तो 81 करोड़ क्या हुआ, वापस से 81 करोड़ आपका क्या बना, इनकम बना, क्योंकि 81 करोड़ एक्सपेंडिचर हो गया था। अब फिर से 81 करोड़ का खर्चा हुआ, इनकम बना, तो फिर से क्या होगा, इनकम का 0.90% कंज्यूम किया जाएगा, दैट इज 72.90 करोड़ जो है वो कंज्यूम हो रहा है, और रेस्ट जो है वो आपका क्या हो रहा है, तो सेव हो रहा है। एंड रेस्ट आपका बचा कितना, तो 8.10 करोड़, इतना सेविंग हो गया। इतना फिर से खर्चा हुआ, फिर से क्या हो गया, 72.90 का इनकम जनरेट हो गया इकोनॉमी में, फिर से इसका क्या होगा, तो 72.90 का 0.90% फिर से कंजम्पशन किया जाएगा, जो कि होता है 65.61। अब 65.61 करोड़ खर्चा हो गया, तो जो रेस्ट बचा वो क्या होगा, सेव हो जाएगा। रेस्ट हमारा बच गया 7.29, और इसी तरह से ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। ये फिर से इनकम बनेगा, फिर से इनकम का इतना हिस्सा 90% कंज्यूम होगा, फिर सेव होगा, फिर वो इनकम बनेगा, और ये प्रोसेसेस चलते रहेंगे सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में, फिफ्थ राउंड में, और ये चलते 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 इकोनॉमी जो है वो nth राउंड पे पहुंच जाएगी। नाउ ऐसा क्या होगा nth राउंड पे, क्या ये घटते घटते, चूंकि घट रहा है तो क्या घटते घटते पूरा घट जाएगा, क्या यहाँ पे कंजम्पशन घट रहा है तो ये भी घटता चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। घटते घटते क्या होगा कि फिर ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, कंजम्पशन भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा, और अल्टीमेटली जो सेविंग हुआ है वो वापस से बराबर हो जाएगी किसके, तो शुरुआत में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ था उसके, और इनकम जो होगा वो कितना हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपका जितना सेविंग हुआ उतना वापस से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, यानी 100 करोड़ का सेविंग तो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और जो कि MPC है 0.90%, तो कंजम्पशन टोटल हो जाएगा 900 करोड़, और इनकम टोटल कितना का हो जाएगा, तो 1000 करोड़। 1000 करोड़ इनकम, जिसका 0.90% कंजम्पशन एंड रेस्ट 10% सेविंग, और इकोनॉमी जो है वो इस स्टेट में चलती रहेगी। और अल्टीमेटली जब हम मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालेंगे फाइनली, तो मल्टीप्लायर बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और चेंज इन इनकम है 1000 करोड़, चेंज इन इन्वेस्टमेंट था 100 करोड़, यहाँ मल्टीप्लायर का वैल्यू आया 10, विच मीन्स इनकम 10 टाइम्स बढ़ गया जितना इन्वेस्टमेंट किया गया उससे। तो यहाँ पे ये 10 टाइम्स और 1000 और 100 ये हमने अज्यूम किया हुआ है फंक्शनिंग जानने के लिए। तो मल्टीप्लायर जो है वो कुछ इस तरह से फंक्शन करता है, जिसको हम लोगों ने टैबुलर फॉर्म में आज डिस्कस कर लिया। इसी के साथ क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर हमने डिफरेंट राउंड में देखा, और ये प्रोसेस जो है ना ये चलता रहेगा, nth राउंड तक प्रोसेस जो है इकोनॉमी में ये चलता चला जाता है। तो इसी के साथ वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर टैबुलर फॉर्म में हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लायर के डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स हमारे रह गए हैं उनको भी कवर करेंगे। थैंक यू।